स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोटा के वीर सावरकर नगर में देर रात हुई फायरिंग मामले की लाइव तस्वीरें आई हैं। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायर किए और फरार हो गए। गनीमत रही, गोली किसी को लगी नहीं। घर के बाहर एक महिला खड़ी थी, उसने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद में घटना हुई है। गली में एक सीसीटीवी लगा था जिसमें संदिग्ध बदमाश दिख रहे हैं। पीड़ित शैलेंद्र पाल ने इसकी शिकायत थाने में दी है। उसने बताया वो प्रॉपर्टी का काम करता है, पहले पत्थर का स्टॉक था, वहां बुधराम गुर्जर काम करता था। संदिग्ध गतिविधियां होने के कारण उसे हटा दिया। उसके बाद से ही वो पैसों की डिमांड कर रहा था। फायर किया है, तलाश पतारसी जारी है, टीम गठित की हुई है, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आपसी कोई काम करता था, मजदूरी के पैसे के मांगने को लेन देन के चक्कर में। टोंक के उनियारा थाने के बाहर गैंगरेप पीड़ित का धरना 10वें दिन भी जारी है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एसपी मनीष त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की, लेकिन वार्ता विफल रही। पीड़ित परिवार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर डटा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच मालपुरा एएसपी को सौंपी है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। 16 जनवरी से धरना पे बैठे था मैं। माँ की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मान 10 दिन हो गया, आज 11 दिन हो गया। माना आज 26 जनवरी होगी, 26 तारीख होगी आज, है ना। और क्या नाम तो परसों हमारी छोटी आड़ मार चाचा की लड़की थी जिसको भी अपहरण हो गया। मैं घर गया, मान बच्ची कौन पाए। मैं 10 बजे से घर पर कोई कौन जाओ, वो आई थी अकेली, बस डांड और नेर भाभी घर छोड़े जाओ ना, जो अकेली थी वो। फिर उन्हें पता को ना वह मान पाए को ना। मैं 10 बजे से घर गया, मान कौन पाए वहाँ। फिर मैं दूसरा दिन सुबह में गुमसुम की रिपोर्ट दिया सोर थाना में। फिर भी हाल तो फिलहाल कोई पता कौन को। क्या बात है कि भाई मैं आपका काम कर दूंगा, आप धरना उठा लो। 10 दिन में 5 दिन में मोहलत जांच चल रही है। जांच में से 4 महीना तो क्या जांच चलता, 6 महीने लागे तो 12 महीने लागे जांच चल रहा। तो मैं तो अच्छी है कि भाई मान 3 तरह मुलजिम केस कर दो आप, ये आज ही के लिए तरके जरूर करें। उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उन्होंने अपनी बातें बताई मुझे। ये थाना सोप और थाना उनियारा से संबंधित प्रकरणों की बात उन्होंने बताई है। मैंने सारे मुकदमों के बारे में उनसे जानकारी ली, अब तक हुए अनुसंधान के बारे में भी उनसे जानकारी ली। तो मैंने उनको ये अवगत कराया है कि इस पूरे सेक्टर से हटा के हम एडिशनल एसपी जो मालपुरा हैं उनको इस सारे तफ्तीशों को चेंज करते हैं, सो दैट एक नए लाइट से, एक नए व्यू पॉइंट से हम तफ्तीशें करवा पाएं। बड़ी खबर बता रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेनवाल में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर दिखा है। देखिए, हमने खबर चलाई, उसके बाद शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया। आपको बता दें कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कांग्रेस प्रत्याशी रहे विद्याधर सिंह चौधरी, पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल और प्रधान संतोष देवी वर्मा ने सरकारी महाविद्यालय का शिलान्यास कर दिया था, जबकि शिलान्यास करने की अनुमति नहीं दी गई। ये खबर न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई, जिसके बाद इस खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आज ही शिलान्यास किया गया, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। इस बात को न्यूज 18 राजस्थान ने उजागर किया, जिसके बाद एक्शन लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने मिशन 156 पर काम शुरू कर दिया है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए किए गए कार्यों की बदौलत राजस्थान में परंपरा टूटने की उम्मीद जताई। सीएम गहलोत ने इस बार सत्ता मिलने को पिछले शासनकाल के कार्यों को मुख्य वजह बताया। बीजेपी पर भी निशाना साधा। गणतंत्र दिवस पर सीएम का सियासी संदेश। मिशन 156, सभी के साथ सरकार की बात। जी हां, मौका देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का था, लेकिन चुनावी साल में मीडिया से रूबरू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
प्रदेश के सुख शांति की कामना करते करते अपने सरकार की मजबूती की भी बात कह गए। जहां बीजेपी पीएम मोदी के दौरे के साथ राजस्थान की सत्ता में काबिज होने की जुगत में है, तो सीएम गहलोत ने ऐलान कर दिया कि न सिर्फ इस बार भी उनकी सरकार बनेगी, बल्कि पिछले बार से ज्यादा सीटों के साथ। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूँगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। विपक्ष के साथ ही अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए सीएम बोले कि मैं जो बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। इस बार भी जनता हमारा साथ देगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में भी जनता ने ही सीएम बनाया और इस बार तो जनता में नाराजगी भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। पहले एक बार कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, चुनाव में मरवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पब्लिक मेरा साथ देगी। 3 टाइम का पता नहीं मेरी अंतरात्मा क्यों कहती है, चाहे हमारी कोई तरह की विपक्ष कमियां बताए, जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। सीएम गहलोत ने एक साथ कई संदेश दिए। उन्होंने इशारों ही इशारों में 2020 की मुसीबत को याद करते हुए उन लोगों को धन्यवाद दिया जो सरकार के साथ डट कर खड़े थे। इन्होंने मास्टरी कर रखी हॉर्स ट्रेडिंग की, सरकारें गिरा देते हैं जी। यहाँ इनकी पोल पट्टी चल नहीं पाई। मैं प्रदेशवासियों को, मेरे एमएलए को बार बार मैं इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर उन मेरा साथ नहीं देते, आज मेरी सरकार टिकती नहीं। विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली के दौरे के साथ ही बीजेपी के चुनावी बिगुल के ऐलान से पहले ही सीएम गहलोत ने अपना दावा पेश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जमवा रामगढ़ में आयोजित हुई कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पेपर लीक पर डोटासरा का बड़ा बयान। गाड़ी चलाओ भी को एक्सीडेंट भी हो जाए, परीक्षा कराओ भी को पर्चो लीक भी हो जाए। बीजेपी पर बोला हमला। क्योंकि आपस के मायने लड़े है, टूटेड़ा है, बिखरेड़ा है। सीबीआई को नानी और ईडी को बताया बीजेपी की मौसी। अरे तो लिया उन्हें थारी नानी लागे तो भी ल्यालूर पटको सीबीआई ने। अरे ईडी ने लिया हो थाने नट्टे गुण है थारी जे मौसी लागे तो। एक और जहां राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है, तो दूसरी ओर अब मामले पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, उसी तरह से जब परीक्षाएं करवाते हैं तो पर्चा भी लीक हो जाता है। डोटासरा ने कहा कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? 1-2 पेपर आउट हो गए तो क्या युवाओं को नौकरी नहीं दें? गाड़ी चलाओ भी को एक्सीडेंट भी हो जाए, परीक्षा कराओ भी को पर्चो लीक भी हो जाए। और पर्चा लीक जगह करे जबकि गेंगा करे या कोई भी व्यक्ति काम करे या को गलत काम करे बिना जेल के सलाखा में भी दिया। के खिलाफ मुकदमो भी हुए, पुलिस वाले पकड़े भी और बाकी कुटाई भी करे, मान मुर्गा भी बनावे। और कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी है तो मान टर्मिनेट करवा को कानून लिया, बुलडोजर भी चालिया बाहर। तो दरअसल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जमवा रामगढ़ में आयोजित हुई कार्यकर्ताओं की बैठक को डोटासरा संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। डोटासरा ने कहा कि ये लोग सीबीआई और ईडी के नाम से डराते हैं, वैसे इनके कहने से आता कोई भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने सीबीआई को नानी और ईडी को बीजेपी की मौसी बताया। अरे तो लिया उन्हें थारी नानी लागे तो भी ल्यालूर पटको सीबीआई ने। अरे ईडी ने लिया हो थाने नट्टे गुण है थारी जे मौसी लागे तो। क्या तमाशा बना रखा है देश, एक प्रदेश में माहौल बना रखा है। जमवा रामगढ़ में डोटासरा यही नहीं रुके। पीसीसी चीफ ने बीजेपी के एक दिग्गज का नाम लेकर उन पर तीखा हमला बोला। अब देखना होगा डोटासरा के इन बयानों पर विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। दूसरी तरफ मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच आमरण अनशन पर बैठे रहे। मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच धरने पर हैं। 9 सरपंचों ने आमरण अनशन कर रखा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी सरपंचों ने अपना अनशन जारी रखा। इस दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सरपंचों के बीच पहुंचे। बेनीवाल ने सरपंचों की मांगों का समर्थन किया। पंचायत राज विभाग द्वारा बार बार कराई जा रही जांच और 2 साल से अटके भुगतान के विरोध में सरपंचों द्वारा 3 दिन से अनशन किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने अनशन स्थल पर पहुंचकर सरपंचों की मांगों का समर्थन किया। कहा, मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों को टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है, अन्याय है। प्रदेश में जो नरेगा का भुगतान, पहले तो दिल्ली से लंबे समय तक पैसा नहीं है, देश की सरकार ने पैसा नहीं दिया राजस्थान सरकार को। अब राजस्थान सरकार के पास जब दिल्ली से पैसा आ गया तो राजस्थान सरकार 27 तारीख को बचा हुआ नरेगा का भुगतान राजस्थान के तमाम जिलों में और तमाम पंचायत समितियों में कर रही। मुंडवा की पूरी पंचायत समिति को छोड़कर, और कुछ जैसे जो सरपंच अपनी मांगों को लेकर इन्होंने सरपंच संघ बना रहा है, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और जिला स्तरीय, जहाँ जहाँ इनके पदाधिकारी थे जो सरकार के खिलाफ सरपंचों की मांगों के लिए इन्होंने आंदोलन किया। जयपुर के अंदर भी, नागौर में आंदोलन किया। सिर्फ इन पदाधिकारियों और पूरी मुंडवा पंचायत समिति को छोड़ के बाकी का भुगतान, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। बड़ी खबर है, जोधपुर से मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। लीला एक्सपोर्ट हाउस हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है। तनावड़ा फाटा भरमी पेट्रोल पंप के सामने ये फैक्ट्री है। बासनी फायर ब्रिगेड से 2 दमकलें मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लीला एक्सपोर्ट हाउस हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसके कारण अभी सामने नहीं आए हैं। बासनी फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बसंत पंचमी के अवसर पर जयपुर से आज जैन समाज के सबसे पवित्र स्थलों में से एक समेत शिखर जी के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने इस विशेष रेल को हरी झंडी दिखाई। बसंत पंचमी पर दोपहर 1 बजे ये ट्रेन 900 से ज्यादा जैन समाज के यात्रियों को लेकर रवाना हुई। दिगंबर जैन समाज द्वारा इस यात्रा में करीब 350 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में समेत शिखर की यात्रा करवाई जा रही है। राष्ट्रीय पर्व है और इसी पर्व के दिन बसंत पंचमी भी मनाई जा रही है। लेकिन जैन समाज के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि समेत शिखर के लिए लंबा संघर्ष करने के बाद अब जयपुर से एक विशेष रेल यात्रा शुरू की जा रही है। दिगंबर जैन समाज के द्वारा ये विशेष रेल यात्रा शुरू की जा रही है। हम दिखा सकते हैं कि सांसद रामचरण बोहरा इस विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। तमाम जैन समाज के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग इस रेल से यात्रा कर रहे हैं उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले हम सांसद रामचरण बोहरा जी से बात करते हैं। सांसद साहब, आप बताइए। आज समेत शिखर की जो बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, जैन समाज ने एकत्र होकर और समेत शिखर को तीर्थ स्थल कायम रखने की बात कही। हमने सबने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। माननीय प्रधानमंत्री ने उस बात को विचार करके स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने आदेशित किया और उसको आज तीर्थ स्थल के रूप में ही कायम करने की बात की। आज यहाँ से 1100 यात्री जा रहे हैं। 300 यात्रियों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको निःशुल्क ले जाया जा रहा है। ये पर्वत की यात्रा करेंगे, नमन करेंगे और देश की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन अहमद के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इस बार 26 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे प्रदेश में जबरदस्त शादियां हो रही हैं। बसंत पंचमी के अबूझ सावे पर राजस्थान से 25,000 से ज्यादा शादियां होनी है। कोरोना के 2 साल बाद पहली बार बसंत पंचमी पर शादियां धूमधाम से हो रही हैं। ऑल इंडिया कैटरिंग और टेंट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि जिंदल ने बताया कि अबूझ सावे की जबरदस्त रौनक है। विदेशी शादियां राजस्थान में धूमधाम से हो रही हैं। देश विदेश के लोग उदयपुर, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, जयपुर में जमा हो चुके हैं। विदेशी जोड़े भी बसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों की तादाद में
परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। 26 जनवरी को बसंत पंचमी का अबू उत्सव है और इस अबू उत्सव पे जयपुर जिले में लगभग 4000 शादियां होगी और पूरे राजस्थान में 25,000 शादियां होने का अनुमान है। राजस्थान में 13-14 हजार विवाह स्थल हैं, वो करीब करीब बुक हैं और सामूहिक विवाह सम्मेलन भी काफी हो रहे हैं। और कोरोना के बाद कोरोना काल के 2 साल बाद ये सामूहिक विवाह सम्मेलन और बसंत पंचमी का जो अबू सावा है, लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की सामूहिक विवाह इकाई की ओर से प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन दशहरा मैदान आदर्श नगर जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें समाज की ओर से 5000 लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले में भगवान देव नारायण की जन्मस्थली आ रहे हैं। वो यहां दर्शन करेंगे, धर्मसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनके दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सियासी नहीं, धार्मिक पुनरुत्थान की मुहिम बता रही है। अब की बार गुर्जर किसके साथ? मोदी के दौरे से बदलेगी सियासी हवा। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के बीजेपी की कथित मुहिम के तहत पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा आ रहे हैं। यहां मालासेरी गांव में भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देव नारायण के मंदिर के दर्शन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि मेवाड़, हाड़ौती और अजमेर से लेकर ढूंढाड़ और ब्रज डांग तक से लाखों की तादाद में लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचेंगे। पीएम मोदी शनिवार सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से मालासेरी पहुंचेंगे। 1.25 घंटे पीएम मोदी मालासेरी में रुकेंगे। भगवान देव नारायण के दर्शन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में पौधारोपण करेंगे। पांडाल में 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साल चुनावी है, कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा और वो भी गुर्जरों के इलाके में सियासी चर्चा तो होनी ही थी। पीएम मोदी की इस यात्रा के भी सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। सियासी पंडित इसे गुर्जर वोट बैंक को साधने की रणनीति बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ धार्मिक यात्रा बता रही है। प्रधानमंत्री जी की उत्कंठा रहती है कि ऐसे सभी स्थानों का, ऐसे सभी देवी देवताओं का, ऐसे सभी लोक देवताओं को नई पीढ़ी समझे और जाने। इस लिहाज से वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी सांस्कृतिक यात्रा है। वहाँ वो आएंगे, उनको नमन करेंगे और जो हमारी देवनारायण भगवान की जो जन्मस्थली की समिति है वो और संस्कृति मंत्रालय उसके आयोजक हैं। और उस लिहाज से बाकी लोग भी जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब लोग जाएंगे, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। भले ही देश का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मोदी की यात्रा से बीजेपी को राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद है। इस मौके पर पीएम मोदी देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान कर गुर्जर वोट बैंक को साध सकते हैं। गुर्जरों की राजस्थान के साथ हरियाणा, यूपी, एमपी में भी अच्छी खासी संख्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस के पक्ष में लगभग एक तरफा वोटिंग की थी। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी गुर्जर उम्मीदवार जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका। लेकिन बीजेपी इस बार पिछड़ना नहीं चाहती। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।